हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भाषा जगत में। और आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती जी का संस्मरण 55। तो बच्चों, संस्मरण का अर्थ होता है पुरानी बातों को याद करके उनका उल्लेख करना। और कृष्णा जी ने यहाँ पर अपने बचपन की बातों का उल्लेख किया है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उनके बचपन में और आज के समय में कितना फर्क आ गया है। तो चलिए शुरू करें। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगा। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी का अर्थ होता है बड़ी बहन या दीदी। तो वो कह रही हैं कि वो आपको अपने बचपन के बारे में बता रही हैं, बताना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि उनकी उम्र कुछ इतनी बड़ी है कि वो आपके नानी, दादी, बुआ या मौसी किसी के भी उम्र की होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन अभी भी परिवार में लोग उनको जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वोकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। तो यहाँ पर शताब्दी का अर्थ है 100 वर्षों का समय। जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है तो वो 20वीं शताब्दी में पैदा हुई थी। तो वो कह रही हैं कि अभी वो उम्र में इतनी बड़ी हो गई है कि अपने आप को समझदार और सयाना महसूस करने लगी है। शायद इसलिए कि उनको पैदा हुए काफी समय हो गया, क्योंकि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। और इतने समय में उनके ओढ़ने पहनने में काफी फर्क आ गया है, क्योंकि वो पहले तरह तरह के कपड़े पहनती थी, जैसे निकर वोकर, फ्रॉक, स्कर्ट वगैरह, और कलरफुल कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। लेकिन अब उन्हें फीके कलर के, हल्के कलर के और सफेद कपड़े पसंद आते हैं। और अब उन्हें सिर्फ पहनने में चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही अच्छे लगते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो धारी वाला का अर्थ होता है इस तरह से धारियां होती हैं कपड़े में, या फिर इस तरह से लंबी लंबी धारियां भी हो सकती हैं। तो उन्हें अपने कुछ एक फ्रॉक अभी तक भी याद है। उन्हें हल्का एक नीला जो धारी वाला और पीला फ्रॉक याद है। और उन्हें एक हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक याद है जिसमें चुन्नटें डली हुई थी और उसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। चुन्नटें होती हैं, कपड़े को फोल्ड कर दिया जाता है और फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई करके उसको फ्रॉक के साथ सिल दिया जाता है, ताकि फ्रॉक का घेर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, बड़ा हो जाए। और फ्रिल होती है कपड़े के नीचे, इस तरह से फ्रिल लगी होती है। आपने कई फ्रॉकों में या कई स्कर्ट में देखी होगी, इस तरह से जो फ्रिल लगी होती है उसको बोलते हैं। उससे भी फ्रॉक का घेरा जो थोड़ा अच्छा लगता है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमालों और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन डालने का चलन था। तो उन दिनों क्या था कि फ्रॉक में एक पॉकेट लगी होती थी और लड़कियां उसमें क्या अपना हैंकी, अपना रुमाल डाल लेती थी और बालों में रंग बिरंगे कलरफुल रिबन बांधती थी। और बड़ी इतराती, इतराने का अर्थ होता है मस्ती में चलना, तो बड़े इतराते हुए चलती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। उन्हें अपने उस समय के दो ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक का अर्थ होता है बच्चों ऐसा लंबा गाउन की तरह का कपड़ा जो घुटनों तक जाता है और वो बहुत ही खुला खुला सा होता है, वो उन्हें अभी भी याद है। और उनमें से एक चॉकलेटी कलर का था, उसके ऊपर प्याजी कोटी थी। कोटी का अर्थ होता है जैकेट। जब कमीज या फ्रॉक के साथ कोई जैकेट पहन ली जाती है छोटे साइज की, तो उसको कोटी कहते हैं। और दूसरा था ग्रे कलर का और उसके साथ सफेद कोटी थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह में इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। वो कह रही है कि उन्हें अपने बचपन के मोजे यानी सॉक्स, जुराबे और स्टॉकिंग आज भी याद है। बचपन में उनको क्या होता है कि अपने मोजे, अपने स्टॉकिंग, अपने जूते सब कुछ खुद ही साफ करने पड़ते थे। उनको नौकरों से ये सब चीज कराने की मनाही थी।
मनाही का अर्थ होता है कि उनको मना किया जाता था कि आपको ये नौकरों से नहीं करवाना, अपने आप से करना है। और हर इतवार को, इतवार मतलब कि संडे, हर इतवार की सुबह में वो सभी इसी काम में लग जाते थे, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है। तो अपने हर बच्चे को अपने एक्स्ट्रा काम करने होते थे जो और दिन वो नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो हर संडे को सुबह सुबह इसी काम में लग जाते थे। वो अपने स्टॉकिंग, मोजे वगैरह धोते थे, अपने जूतों को साफ करते थे। पहले अपने जूतों को कपड़ों से रगड़ते थे और उसके बाद ब्रश और पॉलिश से उनको चमका देते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। वो कह रही कि उन्हें आज भी बूट पॉलिश करना, बूट मतलब शूज, जूते, जूते पॉलिश करना उन्हें आज भी पसंद है। हाँ, हालांकि आजकल नई नई तरह के शूज आ चुके हैं, नई नई तरह के जूते आ चुके हैं। और वो कह रही कि आज के जूते ज्यादा आरामदेह हैं, आरामदेह मतलब कंफर्टेबल हैं उस समय के जूतों की बजाय, क्योंकि उस समय के जूते इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे। और जैसे ही नए जूते आते थे तो वो पैरों में छाले कर देते थे, क्योंकि वो पैरों पे घिस जाते थे, रगड़ कर देते थे, तो उनमें छाले हो जाते थे। और नए जूते आने के साथ ही सभी लोग अपने पहले छालों का इंतजाम करना शुरू करते थे, यानी वो कोशिश करते थे कि उनको छाले ना पड़े। और जब अगर कभी उन्हें लंबी सैर के लिए यानी लंबा कहीं घूमने के लिए जाना पड़ता तो अपने साथ रुई रखते थे, ताकि जहां पर भी जूता लगे, जूता लगने का अर्थ होता जहां पर भी जूता छाला या जलन वो महसूस कराए, तो वहां पर क्या वो रुई लगा देते थे, जहां पे वो जगह थोड़ी सॉफ्ट नर्म हो जाती थी और उन्हें दर्द नहीं होता था। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। शनिचर का अर्थ होता है शनिवार यानी सैटरडे। ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। तो हर शनिवार के सुबह सुबह उनको यानी सभी बच्चों को कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पिला दिया जाता था, और वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और शनिवार की सुबह सुबह उनको ये मतलब अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उनको ऐसा लगता था कि सब जगह उसी की गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो वो कह रही हैं कि उनको जो कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल वो कांच के गिलासों में पिलाया जाता था, और वो कांच के गिलासों पर उन खुराकों के निशान लगे हुए थे। खुराक मतलब कि कितना डोज देना उनको, कितना ऑयल देना है उनको, उस चीज के निशान लगे हुए थे होते थे। और जब भी शनिवार आता था तो उनको वो गिलास देख के ही उनको उल्टी पड़ने जैसा, मितली का होता है कि उल्टी पड़ने जैसा मन होता था, कि जैसे इन ग्लासों को देखते ही हमारी उल्टी हो जाएगी। और ये आप सुन के ऐसे समझ सकते हैं कि उन्हें ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अभी लेखिका कह रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ये शनिवारी दवा कौन सी, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल वाली, वो शनिवारी दवा अगर उनको नहीं भी पिलाई जाए तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो ठीक ही ठाक रहते हैं। लेकिन उनको जबरदस्ती पिला ही दी जाती थी हर सैटरडे को। ये देखिए, ये कृष्णा जी हैं और ये अपनी स्टडी रूम में बैठी हुई हैं। तो तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई। दिलचस्पियों का अर्थ होता है इंटरेस्ट, यानी आपको किस चीज में अच्छा लगता है, किस चीज का शौक है आपको। तो उस समय बच्चों के कुछ अलग शौक होते थे और अभी बच्चों के कुछ अलग हैं, तो इसलिए वो बताना चाह रही है कि उस टाइम की जो दिलचस्पियां भी हैं वो अब बदल चुकी हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पेटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। तो वो कह रही है कि उन दिनों घर में बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती थी, उन दिनों सिर्फ घरों में ग्रामोफोन ही, वो भी कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविजन तो थे ही नहीं बिल्कुल। और उनके टाइम में, उनके बचपन में कुल्फियां होती थी, लेकिन अब कुल्फियों की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। अब अलग अलग तरह की आइसक्रीमें आने लगी हैं। और उस समय जो कचौड़ी समोसे होते थे अब वो पेटीज में बदल गए, यानी उनकी जगह पे अब पेटीज आने लगी है। पहले सहतूत फालसे और खसखस के शरबत पिए जाते थे, लेकिन अब क्या है, कोक पेप्सी
आ गए हैं उनकी जगह पे, यानी खसखस फालसे और जो सहतूत के शरबत की जगह कोक पेप्सी ने ले ली है। उन दिनों कोक नहीं होता था, मतलब जैसे अभी कोक पेप्सी कुछ ये अलग अलग तरह की जो पेय पदार्थ हैं, उनकी जगह पहले लेमनेड विमटो आदि मिलते थे। लेमनेड होता है नींबू का फ्लेवर वाला ऐसा पेय पदार्थ, यानी नींबू के फ्लेवर वाला कोई ड्रिंक जो उस समय में मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां का चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो वो कह रही कि जो शिमला यानी सिटी में जो बच्चे बड़े हुए शिमला और नई दिल्ली में, तो उनको वेंगर्स और डेविको रेस्तरां, रेस्तरां का अर्थ होता है रेस्टोरेंट, तो वहां की चॉकलेट और पेस्ट्री में बड़ा मजा आता था। उन और लेखिका और उनके भाई की ड्यूटी शिमला में मॉल था जो उससे ब्रेड ब्राउन लाने की लगती थी। हमारे घर से मॉल ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनवा भावनी। तो कह रही है कि उनका घर जो है वो मॉल से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, वो बस थोड़ी सी चढ़ाई करते थे, फिर उसके बाद गिरजा मैदान। गिरजा मैदान होता है जो स्ट्रीट के यानी गली के बीच में एक चर्च था, चर्च के आगे जो मैदान था उसको गिरजा मैदान कहा गया है। और वहां पे पहुंच जाते, फिर उसके बाद थोड़ा सा उतरते और फिर बस मॉल पे पहुंच जाते। और कन्फेक्शनरी होती है पेस्ट्री शॉप, आप कह सकते हैं, जहां से केक पेस्ट्री वगैरह मिलती है। तो जो कन्फेक्शनरी काउंटर था उस पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, मतलब उनके मन को बहुत ही भाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट का स्टॉक रहता था, चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती थी। तो वो कह रही हैं कि जो बच्चों को उनको हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी, और फिर भी उनके पास यानी कृष्णा जी के पास ही सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक रहता है। स्टॉक का मतलब होता है कि उनके पास ही सबसे ज्यादा स्टॉक रहता था, सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी उनके पास रहती थी। फिर वो कहती है कि जिस तरह से मेरे भाई बहन या दूसरे बच्चे चॉकलेट को लेके वहीं पे खा लेते हैं खड़े खड़े ही, मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं घर लौटती थी, उसको एक साइड रख देती थी, और फिर रात को जब खाना खाकर बिस्तर में जाते तो उस समय मैं अपनी चॉकलेट या टॉफी को लेकर बड़े ही मजे से खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल होता है शिमला का एक तरह का फ्रूट, पहाड़ी फ्रूट होता है, वो जो छोटा छोटा होता है बेरी की तरह से। तो वो बहुत ही लाल और पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा मीठा कुछ टेस्ट का होता है। तो वो कह रही है कि उन्हें शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच के ही मुंह में पानी भर जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। तो वो मैंने आपको काफल के बारे में बताया कि वो किस तरह से खट्टे मीठे और कुछ लाल और पिंकिश कलर के होते हैं। तो इस तरह रसभरी और कसमल भी कुछ ऐसे ही फ्रूट होते हैं, यानी वो भी बेरी की तरह ही होते हैं। वो भी कुछ छोटे छोटे अंगूर जैसे और खट्टे मीठे से ऐसे कुछ होते हैं। तो इन चीजों के बारे में सोचकर ही उनको बहुत मतलब मजा आ रहा है, उनके मुंह में पानी होता है एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है ललचा जाना। तो उनके बारे में सोचकर ही लेखिका ललचा रही हैं। चेस्टनट होता है अखरोट। पहाड़ों में अखरोट काफी लगते हैं, एक्चुअली पहाड़ों में ही लगते हैं अखरोट। तो वो बता रही कि चेस्टनट भी एक गजब की चीज होती है। उसको पहले आग पे भुना जाता है, फिर उसके छिलके उतार दिए जाते हैं, और फिर बच्चे क्या होते हैं झट से खा लेते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस समय क्या है, चना जोरगम का मतलब होता है कि चने को भून के उसके ऊपर मसाले वगैरह लपेट दिए जाते हैं और उसमें अनारदाने का चूर्ण भी डाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं चना जोरगरम। तो कह रहे हैं कि उस समय जो चना जोरगरम मिलता था, उसकी पुड़िया मिलती थी, तो वो आज भी दिख जाते हैं, यानी आज भी मिलते हैं चने जोरगरम। तो पुड़िया होती है जब
कागज को कोन की तरह से फोल्ड कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए और उसमें फिर चने भर दिए जाते हैं। वो कह रही है कि वो पुड़िया बनाना भी एक बहुत ही कमाल का काम था। उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता था कि वो ऊपर तक हथेली में अच्छे से पकड़ी जाती थी और चने को अच्छे से उसमें से निकाल लिया जाता था। और उस समय जब वो छोटी थी तो उस समय एक गाना, फिल्म का गाना चला था, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम। तो वो गाना तो उस समय स्कूल के हर बच्चे को आता था, यानी हर बच्चा उस गाने को गाता था। कुछ पुड़िया पर तेज मसाला, कुछ जो बच्चे हैं वो पुड़िया पर तेज मसाला बुड़कुआते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। चुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी है, शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। तो वो कह रही हैं कि वैसे तो चने में जोर गरम में वैसे ही बहुत मसाला होता था, लेकिन कुछ बच्चे उसमें क्या एक्स्ट्रा अलग से मसाला डलवाते थे। और जो पूरा गिरजा मैदान है वह घूमते घूमते भी, मतलब एक एक चना और पापड़ी अगर उठा के मुंह में डालते थे तो इतना चना होता था कि पूरे गिरजा मैदान में घूमते घूमते तक भी वो चल जाता था। छुटपन में यानी बचपन में उन्हें शिमला रिज एक जगह है बिल्कुल शिमला के बीच में ही है, बहुत ही खुली सी जगह है और वो टूरिस्टों के लिए और घूमने वालों के लिए खास देखने की जगह है। तो वो कह रही कि उन्हें छुटपन में शिमला रिज में बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। और शिमला में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने शिमला रिज में मजे नहीं किए, या शिमला रिज में जिसको जाने का कोई मौका नहीं मिला। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रही हैं। तो यहाँ पर वो कह रही है कि जो शिमला रिज था वहां पर घोड़ों की सवारी होती थी, लेकिन वो क्या घोड़ों को कम ही समझती थी। कमतर का अर्थ होता है कि इतना खास नहीं समझते थे, उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर करेंगे। मतलब कि ननिहाल नाना उनके मम्मी का घर, यानी उनके नाना नानी का घर था, वहां के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट मतलब तंदुरुस्त थे, बहुत मोटे ताजे थे और बहुत ही सुंदर थे। फिर वो बोले कि चलो ये छोड़ो, इनकी बात तो फिर बाद में कभी करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं कुछ और बता रही हूँ, कुछ और सुना रही हूँ। तो शाम को जो जब शिमला रिज पे से शाम हो जाती थी शिमला रिज पे, तो उनको रंग बिरंगे गुब्बारे मिल जाते थे। और वहां पे सामने जाखू का पहाड़ होता है। जाखू एक जगह है और उसमें एक पहाड़ है, उसको बोलते हैं जाखू का पहाड़। ऊंचा चर्च होता था और चर्च में वहां पे शाम के टाइम घंटियां बजनी शुरू हो जाती थी और उनसे क्या है, उनकी आवाज, गूंज का मतलब होता है उनकी ऊंची आवाज दूर दूर तक फैल जाती थी। और इससे लगता था कि प्रभु यीशु जो हैं, प्रभु यीशु मतलब जो क्रिश्चियनों के भगवान होते हैं, ईसा मसीह, वो ऐसा लगता था वो खुद ही कुछ कहना चाह रहे हैं या खुद ही कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश का सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का अर्थ होता है जब सूर्य डूबने वाला होता है, यानी सूर्य अस्त होने वाला, छिपने वाला होता है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर हीरो की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो वो कह रही है कि जब शाम होती तो उनके सामने क्या सूर्यास्त होता है, यानी सूरज छिपने लग जाता। और वहां पर गुलाबी सुनहरी यानी सोने जैसे कलर की धारियां नीले आसमान, यानी वो बता रही है कि जब सूर्य के अस्त होने का यानी सूर्य के डूबने का नजारा वो यहाँ पर बता रही, किस तरह से पूरा आसमान उसके आसपास गुलाबी और नीला सा हो जाता। तो और दूर खड़े पहाड़ों के जो मुखड़े हैं, यानी मुखड़े का अर्थ होता मुंह वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मुखड़े का अर्थ है कि उसका जो सामने वाला हिस्सा है वो भी थोड़ा अंधेरा होने लग जाता है, यानी गहराने लग जाता है। और देखते ही देखते वहां पर जो लाइटें लगी होती थी वो जलने लग जाती थी। और फिर रिज पर एक अलग ही मतलब माहौल हो जाता था, एक रौनक आ जाती थी। और वहाँ मॉल की दुकानों में भी बहुत ज्यादा बल्ब वगैरह लाइटिंग वगैरह लगे थे, तो कुछ ज्यादा ही चमक हो जाती थी। और स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से भी उभरता कोला। स्कैंडल पॉइंट एक जगह है जो टूरिस्टों के लिए खास अट्रैक्शन है, जो टूरिस्टों के यानी घूमने फिरने वालों के लिए
मतलब कुछ खास है वहां पे लोग जरूर जाते हैं, तो उनसे उभरता कोलाहल का मतलब होता है कि शोर शराबा, यानी जो स्कैंडल पॉइंट पर जो भीड़ जमा हो रखी है वो बहुत शोर करते हैं, यानी उनका शोर शराबा सा वहां पे सुनाई देता है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगी। तो कह रही है कि तब उस समय, जब उनके बचपन के समय की बात है ये, तो उस समय क्या है, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी और उसके अंदर क्या है, शिमला कालका एक स्टेशन है, ट्रेन का स्टेशन। तो शिमला कालका ट्रेन स्टेशन का जो है उसके शोरूम में एक मॉडल बना हुआ था और वहां पर क्या है, बिल्कुल हूबहू उस जो शिमला कालका रेलवे स्टेशन का डिजाइन बना हुआ था। वहां पे पटरियां थी और छोटी छोटी डिब्बों वाली छोटी ट्रेन थी, क्योंकि वो मॉडल था इसलिए छोटा ही होगा सब कुछ। और उसके ऊपर लाल टीन की छत वाला स्टेशन था और सामने सिग्नल देता हुआ खंबा, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो सुरंगें बनी, टनल्स बनी थी। पिछले सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी भीड़ भी इतनी तेज, माफ कीजिएगा, उसकी स्पीड भी ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था और वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो कह रही है कि उस समय में गाड़ी ही सबसे रेलगाड़ी ही सबसे तेज चलने वाली चीज थी, क्योंकि उस समय और उससे तेज चलने वाली कोई चीज बनी ही नहीं थी। उस समय कुछ कुछ हवाई जहाज भी कुछ कुछ दिख जाते थे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। और खासकर कहाँ पे दिखते थे, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली मेन जो है राजधानी है देश की, और वहां पर ही सबसे पहले हवाई जहाज वगैरह चले थे, तो उनको वहां पर कुछ कुछ हवाई जहाज दिख जाते थे। और जब हवाई जहाज ऊपर से उड़ता तो बच्चे उसको देखने के लिए दौड़ते, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े पक्षी वहां पे उड़ रहे हैं अपने पंखों को फैलाकर। और वो फिर देखते ही देखते गायब हो जाते थे, यानी वो बहुत जल्दी वहां से चले जाते थे, क्योंकि उनकी स्पीड जो है बहुत तेज होती थी। और वो बता रही है कि जैसे स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने जो मॉडल वाली दुकान थी, उसके अलावा भी उन्हें एक और दुकान थी जो उन्हें कभी नहीं भूलती, और वह दुकान थी जहां पर उनका पहला चश्मा बना था। यानी जब उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा था, उसी दुकान से उनका पहला चश्मा बना था। और वहां पर जो आंखों के डॉक्टर थे वो अंग्रेज हुआ करते थे, मतलब कि वहां पर तब तक अंग्रेजों का राज था, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर तब तक कुछ अंग्रेज रुके हुए थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जब उस समय क्या है कि लेखिका बचपन में बहुत ज्यादा बच्चे चश्मे नहीं लगाते थे, क्योंकि उस समय ज्यादा टीवी लैपटॉप मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो आंखें लगभग ठीक ही रहती थी। लेकिन चूंकि लेखिका के चेहरे पर चश्मा चढ़ गया था तो लोगों को बहुत ही अटपटा लगता था। तो लोग उसको देखते रहते थे, उसके चेहरे की तरफ, और पूछते थे, क्यों, कोई तकलीफ है क्या तुम्हारी आंखों में? क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि आंखों में कुछ दर्द जलन या कुछ ऐसा होता होगा, कोई तकलीफ होती होगी, तब ही जाकर चश्मा लगता है। तो इसलिए पूछते थे कि क्या आंखों में कोई तकलीफ है। और इतनी छोटी सी उम्र में ऐनक, क्योंकि उस समय तो सिर्फ बड़े बूढ़ों को ही ऐनक लगती थी। तो फिर वो बोलते थे कि दूध पिया करो ज्यादा, तब फिर ये चश्मा उतर जाएगा या फिर ये चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। और मैं इतने सारे सवालों का जवाब देते देते थक गई थी, इसलिए मैं उनको बोल देती, जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि थोड़े दिन पहनूंगी तो फिर उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन का मतलब है कि भरोसा दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर साहब ने उनको बोला तो था कि थोड़े दिन में चश्मा उतर जाएगा, लेकिन उनका चश्मा अभी तक नहीं उतरा। यानी वो बुढ़ी हो गई हैं, वो लगातार तब से चश्मा पहने ही जा रही हैं। नंबर बस कम ही होता रहा, यानी उनकी आंखें और कमजोर ही होती रही पहले से। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़ रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है।
तो वो कह रही हैं कि मेरी आंखें पहले से कमजोर ही हो रही हैं और इसका मैं दोष किसी और को नहीं दे रही, मैं खुद ही इस चीज की जिम्मेदारी ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं सार रात को और टेबल लैंप के पास बैठकर ही काम करती रहती हूँ, जिससे मेरी आंखें और कमजोर हो गई। तो वो कह रही कि जब उनको पहली बार वो चश्मा लगा तो उनके चचेरे चाचा के लड़के ने उनको चिढ़ाया कि देखो देखो ये कैसी लग रही है, क्योंकि उस समय वाकई बहुत अटपटा लगता था छोटे बच्चों का खासकर चश्मा लगाना। तो उनके चाचा के लड़के ने उनको वो किया था और कहा था आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसके चाचा के लड़के ने उनको चिढ़ाया कि जो लड़की ने चश्मा तो इसलिए लगाया है कि उन्हें दूर तक का दिखाई दे, लेकिन लड़की को यह नहीं पता, लड़की कौन, कृष्णा सोबती, और कृष्णा को यह नहीं पता कि उसकी सूरत लंगूर यानी बंदर के जैसी लग रही है। मैं खीजी कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। इतना सुन के कृष्णा जी को गुस्सा आया, वो चिढ़ गई और उनको लगा कि मुझ पे क्यों दोहराया जा रहा है, यानी ये बात मुझे क्यों बताई जा रही, क्योंकि बच्चे एक बार कह के तो छोड़ेंगे नहीं, वो बार बार चिढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए वो दोहराते ही रहे इस बात के कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेकिन इतना वो करने के बाद भी उनको शेर शेर मतलब जो वो दोहरा रहे थे उसके ऊपर वो इतना बुरा नहीं लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो वो कह रही कि जब उसका भाई चाय पी के चला गया वहां से और वो अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर उसने शीशे के सामने खड़े होके देखा कि क्या सच में मेरी सूरत लंगूर की लग रही है, यानी मैं सच में ही भद्दी लग रही हूँ क्या। और उसने फिर अपनी ऐनक को यानी अपने चश्मे को उतार दिया, देखा कि अब मैं अच्छी लग रही हूँ, फिर दोबारा पहना, देखा कि क्या मैं अब बुरी लग रही। तो ऐसा बार बार करती रही और वो सोचती रही कि सूरत बनी लंगूर की, यानी उसके भाई की बात को बार बार सोचती रही। कभी वो कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं लंगूर की सूरत वाली नहीं बन गई हूँ, फिर वो सोचती हाँ कहीं मैं बन गई हूँ। तो कहने का मतलब है कि वो इस बात में उलझी रही, यानी वो कभी ये देख रही है चश्मा लगा के कि क्या मैं सचमुच लंगूर जैसी लग रही हूँ, कभी वो उतारे कि मैं अब ठीक लग रही हूँ। तो उनको थोड़ा सा ये चीज अजीब लग रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात और थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। वो कह रही है कि उसी समय उनके कमरे में उन्होंने क्या किया कि अपने छोटे भाई की टोपी उतारी और उसको अपने ऊपर पहन लिया, जिससे वो और भी अजीब सी और मजाकिया सी लगने लगी थी। तब वो अभी कहती कि तब की बात और थी, क्योंकि उस समय कोई चश्मा नहीं पहनता, थोड़ा नया नया उन्हें भी लगा तो उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन अब ये चश्मा क्योंकि वो शुरू से ही पहनती आ रही, उनके चेहरे के साथ ऐसा लग रहा है कि घुल मिल गया, कि इनके चेहरे के लिए ही बना है। और अब तब के बाद उन्होंने कभी भी चश्मा नहीं उतारा, और जब कभी उतारती भी हैं तो ऐसा लगता है कि खाली खाली है, कुछ मिसिंग है, और वो चश्मा उन्हें दोबारा से लगा लेती हैं। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। वो कह रही हैं कि वो उनको उस समय का वो जो टोपा अपने भाई का उतारा था और काली फ्रेम की उनकी जो चश्मा था, ऐनक था, और वो लंगूर की सूरत, यानी वो सारी बातें उनको याद आ गई। और इन दिनों शिमला में उनको क्या है, सिर पर टोपी रखना ही ज्यादा पसंद, यानी वो टोपी पहनकर ही चलती है, और उन्होंने कई कलर अलग अलग कलर की टोपियां अपने पास जमा भी कर ली हैं। वो कहती है कि कुछ कहाँ तो दुपट्टा ओढ़ना यानी पूरा लपेट के चलो, और कहाँ वो सहज सरल और सुबीते वाली हिमाचली टोपियां, यानी कहाँ वो बहुत ही इजी आसान पहनने के लिए, उठाने के लिए, मतलब बहुत ही आसान हिमाचल की जो टोपियां, यानी उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। तो ठीक है बच्चों, अभी हमारा यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो संस्मरण है कृष्णा जी का ये खत्म हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर ठीक है, चलिए क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद आपका।